नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। और सभी एक बार YouTube से जुड़ी जितनी भी वीडियो आपके पास आने वाली हैं, इसके लिए आप YouTube परीक्षा जंक्शन के YouTube चैनल को, WhatsApp को, टेलीग्राम को प्लीज तुरंत फॉलो कर लें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए, तो आज हम उसी थिंकर्स को आगे बढ़ाते हुए, जैसे मैंने बोला था कि हम पार्ट सेकंड में थिंकर्स को आगे बढ़ाएंगे और चाणक्य की हम बात कर रहे थे। कितना मजा आ रहा था चाणक्य। और लास्ट टाइम मैं बोल के भी गया था कि आचार्य चाणक्य आज हमारे सामने होते तो सबसे पहले मैं उनका शिष्य मैं ही बनता। भाई देखो, अब ये मत कहना सर हमसे जेलसी कर रहे हो, मैं नहीं। सीधी बात है कि मेरा बड़ा मन है आचार्य चाणक्य का शिष्य बनने का, क्योंकि आज भी मैं चाणक्य को लेकर कई सारी रिसर्च करता रहता हूं। सच में ये बहुत गुप्त बातें हैं, लेकिन बतानी नहीं चाहिए। लेकिन आज भी मैं चाणक्य के हर एक चीज के, जीवन के हर एक पहलू को लेकर रिसर्च करता रहता हूं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज मुझे मिलती रहती है चाणक्य के बारे में। और जरूर जब मुझे मिलती है वो चीजें, मुझे नजरों से जब वो गुजरती हैं चीजें, तो मैं आपको जरूर बताता हूं। यानी ये हमारी नॉलेज को थोड़ा एडवांटेज करता है, या मैं नॉलेज को थोड़ा और बढ़ाएगा। चलिए, तो एक बार हम बात कर लेते हैं आचार्य चाणक्य की तरह। हमारे भारतीय आचार्यों में से एक महान आचार्य, जिन्हें राजनीति और शासन कला का महान विचारक कहा गया, महान प्रतिपादक कहा गया। हु इज द फादर ऑफ, बोला जाता है ना, तो फादर मैं चाणक्य को ही मानता हूं। खैर, हालांकि अन्य विचारकों का भी मैं समर्थन करता हूं, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए, इंडियन थिंकर्स। तो रेड ले लेते हैं भाई। इंडियन थिंकर्स। और इंडियन थिंकर्स में हम पढ़ रहे हैं आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य। चलिए, तो आचार्य चाणक्य में हमने क्या पढ़ लिया था, इतना कुछ बता सकते हैं आप मुझे? देखो, आचार्य चाणक्य में हमने शायद दंड व्यवस्था पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? दंड व्यवस्था। और आचार्य चाणक्य की जो दंड व्यवस्था थी, उसकी चर्चा हम थोड़ी सी कर लेते हैं यहां पर। तो यहां पर थी चाणक्य की दंड व्यवस्था। चाणक्य की दंड व्यवस्था। और चाणक्य की दंड व्यवस्था में हम देखना चाहेंगे कि चाणक्य ने दंड व्यवस्था में क्या बोला था। आपको मैं बता चुका हूं कि चाणक्य की दंड व्यवस्था यह कहती है बच्चों कि, यानी राजा, चाणक्य का राजा या चाणक्य के अर्थशास्त्र में जो राजा है वो ये कहता है कि मैं अपने प्रजा की और उसकी संपत्ति की सुरक्षा करूंगा, लेकिन सांप्रदायिकता, दंगा, फसाद, लड़ाई, असामाजिक तत्व, अव्यवस्था फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ भी दंड की व्यवस्था करूंगा। यानी दंड की व्यवस्था करने की बात कही गई है उनके खिलाफ जो लोग राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके अलावा चाणक्य ने राजा को यह आदेश भी दिया है, चाणक्य ने राजा को यह सलाह दी है कि राजा एक काम करना, जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो शारीरिक रूप से इतने मजबूत नहीं होते, इनकी दंड की प्रकृति को थोड़ा कम कर देना या माफ कर देना। यदि राजा के सामने कोई गर्भवती महिला आती है और उसके पेट में, मान लो कि महिला से वो क्राइम हुआ है, दिमाग करने, जो अपराध को करने में महिला का दिमाग था, लेकिन अब जब महिला को दंड लगेगा तो उसके पेट में बच्चा है, उसको भी तो दंड महसूस होगा ना। तो उस बच्चे की क्या गलती? इसलिए गर्भवती महिला को छोड़ दो, महिला को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो और बुजुर्ग को छोड़ दो। ठीक है, तो चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। लेकिन चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के दंड की बात की और चाणक्य कहता है कि मेरे दंड व्यवस्था में 3 प्रकार के दंड ही सर्वोत्तम दंड है। जैसे कि पहला दंड आता है शारीरिक दंड। क्या आता है? शारीरिक दंड आता है, शारीरिक दंड। दूसरे प्रकार का दंड आता है आर्थिक दंड। क्या आता है? आर्थिक दंड। आर्थिक दंड। और तीसरे प्रकार का दंड आता है कारागार। कारागार। क्या आता है? कारागार। तो कुल मिलाकर शारीरिक दंड, आर्थिक दंड और कारागार, ये 3 प्रकार के दंड हैं। शारीरिक दंड में चाणक्य कहता है कि कैसी कैसी सजा होनी चाहिए। चलिए, पहली सजा होनी चाहिए जैसे कोड़े मारना, कोड़े मारना, ये वाली। दूसरे प्रकार की सजा होनी चाहिए जैसे कि अंगों को काटना। क्या होता है? अंगों को काटना, अंगों को काटना। जैसे कि क्या होता है बच्चों कि कभी कभी राजा, आपने देखा होगा, राजा एकदम गुस्से में और क्या बोलता है कि इसके दोनों हाथ काट दीजिए।
बोलता है ना, इसकी गर्दन काट दीजिए। तो ऐसे काम। और तीसरे प्रकार के दंड में आता है, जो दंड की प्रकृति है, अंगों काटना, कोड़े मारना और हाथ पैर बांधकर उसे उल्टा लटकाना। हाथ पैर बांधकर, हाथ पैर बांधकर, हाथ पैर बांधकर उसे उल्टा लटका देना, उसे उल्टा लटका देना। कुछ ऐसे काम के बारे में चर्चा की गई है बच्चों। तो बहुत अच्छे। और आर्थिक दंड में यानी बात की गई है कि आर्थिक दंड यानी आर्थिक दंड होता है, जैसे कि आप कहीं सफर कर रहे हैं, आपने किसी भी चीज का अबॉलिशन कर दिया। जैसे कि मेट्रो में आप जब जाते हैं तो आज भी आर्थिक दंड का प्रावधान है, नहीं है? बिल्कुल है। आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं, अब मेट्रो के दरवाजे क्या है, ऑटोमेटिक स्टेशन आने पर खुलते हैं और बंद होते हैं, सही है ना? लेकिन आप उन गेटों को बंद होने में कोई बाधा पहुंचा रहे हैं, तो उस मेट्रो के गेट के अंदर की तरफ साफ लिखा होता है कि मेट्रो के गेट के बंद होने की स्थिति में या बंद होने के दौरान यदि कोई भी यात्री उसमें बंद होने के दौरान उस पर बाधा पहुंचा रहा है, उसको बंद नहीं होने दिया जा रहा, तो उसके लिए 3 माह की कैद या 10,000 जुर्माना या दोनों स्थिति हो सकती है। चलिए, आर्थिक दंड और कारागार तो है ही है, जेल, ठीक है। चलिए, जेल। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं आचार्य चाणक्य की कानून एवं न्यायिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो आचार्य चाणक्य की आज आप न्यायिक व्यवस्था पढ़ने वाले हैं। चलिए, आचार्य चाणक्य की, आचार्य चाणक्य की न्यायिक व्यवस्था, आचार्य चाणक्य की न्यायिक व्यवस्था। देखिए, आचार्य चाणक्य की न्यायिक व्यवस्था में क्या कहा गया है। आचार्य चाणक्य ये कहते हैं बच्चों कि यदि जो राज्य यानी आचार्य चाणक्य न्याय को राज्य का प्राण मानते हैं। पहली बात तो वो कहते हैं कि जैसे शरीर से आत्मा निकल जाए तो वह शरीर नहीं रहता, उसी प्रकार से राज्य से यदि न्याय निकल जाएगा तो राज्य नहीं रहेगा, राज्य का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। या दूसरी भाषा में बात करें तो चाणक्य ये कहते हैं कि जो राज्य न्याय देने का काम नहीं कर पाता सही ढंग से, या जो राज्य अपनी प्रजा को जो राजा या राज्य अपनी प्रजा को न्याय नहीं दे पाता, वो राज्य और राजा दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। ये बात कही गई है। तो इसका मतलब है कि आचार्य चाणक्य ने बहुत अच्छी बात बोली। वो कहते हैं कि न्याय राज्य का प्राण है, न्याय राज्य का प्राण है, प्राण है। जो राज्य या राजा, क्योंकि राजा है तो राज्य है, ठीक है, जो राज्य या राजा, जो राज्य या राजा अपनी प्रजा को न्याय देने का कार्य नहीं कर पाता, अपनी प्रजा को न्याय नहीं दे पाता, न्याय नहीं दे पाता है, वो राज्य और राजा शीघ्र दोनों नष्ट हो जाते हैं, शीघ्र ही दोनों नष्ट हो जाते हैं, शीघ्र ही दोनों नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो यह बात कही है आचार्य चाणक्य ने न्याय के ऊपर। अब सोच लीजिए कि इस इतनी बड़ी बात इन्होंने कह दी है, यह कही है कि जो राज्य या राजा अपने प्रजा को न्याय नहीं दे पाएगा, वो राजा और राजा दोनों नष्ट हो जाएंगे। चलिए, तो कुल मिला के यहां तक आप समझे पूरी बात को। चलिए, अब राज्य ने यानी आचार्य चाणक्य ने अपने राज्य में जिस तरीके की न्यायिक व्यवस्था का उल्लेख किया है उसको पढ़ना चाहेंगे। आचार्य चाणक्य ने प्रजा को न्याय देने के लिए 2 प्रकार के न्यायालयों की बात की है, और आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। पहले प्रकार का जो न्यायालय है वो धर्मस्थलीय न्यायालय है, और दूसरे प्रकार का जो न्यायालय है वो है कंटक शोधन। इन दोनों की बात कि सर धर्मस्थलीय का मतलब क्या होता है और कंटक शोधन का मतलब क्या होता है, पहले लिख देते हैं फिर बताएंगे आपको। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि आचार्य चाणक्य ने यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र में
चाणक्य के अर्थशास्त्र में, चाणक्य के अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया गया है। दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, मैं दिल्ली में हूं और अभी दिल्ली से मुझे, देखो ये बताइए कि सबसे मैच्योर इंसान के क्या लक्षण हो सकते हैं। आप किसी सामने वाले इंसान को देखते हैं और यह महसूस कर पाते हैं कि वो मैच्योर है या नहीं है, आप कैसे पता लगाओगे? देखो, मैच्योर होने की कला होती है और कला के लिए पहले अनुशासित होना पड़ता है। देखो, सबसे बड़ी बात है कि आप किसी इंसान को ये कैसे पहचान पाओगे कि ही इज मैच्योर या सी इज मैच्योर, कैसे है वो, हाउ? देखो, सबसे बड़ी बात है कि पहली बात तो वह आवश्यकता पड़ने पर ही बोले। 8 गुण होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर जब व्यक्ति बोलता है वही व्यक्ति मैच्योर कहलाता है। जो व्यक्ति अपनी आदतों को लेकर डिसिप्लिन्ड है वो मैच्योर है। जो व्यक्ति ऑब्जर्व करता है, सुनता ज्यादा है, बोलता कम है, वो व्यक्ति मैच्योर है। ये भी कहा जाता है वो व्यक्ति बहुत ज्यादा मैच्योर है। जो व्यक्ति अकेला बैठा है, अकेला चल रहा है और अकेला घूमना पसंद करता है, वो व्यक्ति मैच्योर है, ऐसा भी कहा गया। यानी ये मैच्योर होने के गुण होते हैं। जो व्यक्ति अकेला बैठा हुआ है वो पागल नहीं है, वो सनकी नहीं है। आज की सोसाइटी उसे पागल कहती है कि कितना पागल है, अकेला बैठा हुआ है। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति अकेला बैठा हुआ है उसे अकेले में बैठने का, रहने का सुकून है। जैसे कि मैं अपनी आदत बताऊं आपको, तो मुझे अकेले चलने का और अकेले बैठने का बहुत अच्छा लगता है मुझे अकेले रहना। क्योंकि अकेले रहने में जो विचार अंदर आते हैं, जो थॉट अंदर आते हैं, वो अनबिलीवेबल होते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अकेले बैठने वाला इंसान, आज भी मैं किसी कॉफी हाउस में कॉफी पीने जाता हूं तो जब यकीनन मुझे किसी के साथ बैठना पसंद नहीं है, मैं अकेला बैठना पसंद करता हूं और शायद मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चीज में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं दूसरों के साथ बैठ नहीं सकता या दूसरों के साथ में उठ बैठ नहीं सकता, बातचीत नहीं कर सकता, या बोलना नहीं आता मुझे, या लोग मुझे पसंद नहीं करते, ऐसा भी नहीं है। हाँ, मैं यदि मेरे साथ कोई सामने बैठा है तो बिल्कुल मैं उसे महसूस नहीं होने दूंगा कि मैं अकेला रहना चाहता हूं, मैं उसे कंफर्टेबल फील कराऊंगा। यानी आज के टाइम पे ये मिथ है कि जो लोग ग्रुप में हैं, तो इसलिए आज इस समय यदि आप अकेले हैं तो ये कभी महसूस मत कीजिएगा कि यार अकेले हैं, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है उनका कहना, ठीक है, लोगों का काम है कहना। आपका क्या काम है, आप ये पहले एक बार ऑब्जर्व कीजिए। चलिए, तो कम बोलने वाला व्यक्ति होता है, कभी कभी कुछ चुप रहने वाले व्यक्ति होते हैं। देखो, चुप दो तरीके से होता है। एक को तो मान लो वह व्यक्ति जो बोलना ही नहीं आता हो उसे, और एक वो व्यक्ति है जिसको बोलना तो आता है लेकिन उसे चुप रहना पसंद है। तो चुप रहना पसंद है वो वाला व्यक्ति बहुत मैच्योर है। जिसको बोलना नहीं आता उसको बोलना सीखना चाहिए। वो व्यक्ति मैच्योर नहीं है जिसको बोलना नहीं आता। वो व्यक्ति मैच्योर है जिसको बोलना भी आता है लेकिन वो आवश्यकता पड़ने पर ही बोलता है, वो व्यक्ति ज्यादा मैच्योर होगा। तो बहुत ही अच्छी बात है। यानी जब आप थिंकर्स की तरफ पढ़ते हैं, उन्हें समझते हैं, तो ये सारी चीजें आपको तब समझ में आती हैं। चलिए, और एक बात है कि इस आज की सोसाइटी में हमेशा याद रखना बच्चों कि स्वीट पॉइजन वाले व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना। जो आपको आपके मुंह पर मीठी मीठी बातें करते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे फिर आप चाकू घोंपने का काम करते हैं, स्वीट पॉइजन। क्योंकि स्वीट पॉइजन एक ऐसा पॉइजन है, जैसे कि आप बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि बेटा ज्यादा चीनी मत खाया करो, डायबिटीज हो जाएगी, डायबिटीज जहर के समान होती है, ये वही बातें होती हैं। यानी बड़े बूढ़ों की वो पुरानी भाषा आज के टाइम पे वो लोगों पे सेट होती है, और आज के टाइम पे जो लोग हैं वो स्वीट पॉइजन का काम कर रहे हैं। लोगों को मीठा जहर दे देकर उसे अंत में मार ही देते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्वीट पॉइजन वाले लोगों से दूर रहें, पहली बात। और इस टाइम पे आपको दूर रहने की आवश्यकता भी है। जितने से कम हो सके उतने लोगों की महफिल बनाएं, यानी ग्रुप बनाएं। ऐसा नहीं है कि 50 लोग ग्रुप में जोड़ लिए, कहीं इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, पूरा टाइम खर्च हो रहा है, ये भी मत करना। लिमिटेड लोगों का ग्रुप बनाइए, और ग्रुप में जो लिमिटेड लोग हैं और वह भी अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 बाई हाथ बना लिए कोई,
वो दो ही बाई हाथ ऐसे हैं कि आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए तो चाहे 2 बनाइए, चाहे 3 फ्रेंड बनाएं, ऐसे बनाएं कि वो 3 ही 30 पर भारी है हर तरीके से। तो चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में जिस प्रकार के न्यायालयों की बात करता है, वो पहले प्रकार का न्यायालय कहता है, वो कहता है कि पहले प्रकार का न्यायालय तो होता है, पहले प्रकार का जो न्यायालय है वो है धर्मस्थलीय न्यायालय। धर्मस्थलीय न्यायालय। और बच्चों इतनी मेहनत कीजिएगा, इतनी मेहनत कीजिएगा, ये मेहनत करने में कोई कमी रहनी नहीं चाहिए आपकी, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं ना, तो आप ये अपने आप से दावा पेश कर रहे होते हैं कि जिसने मुझे राजा की तरह पाला है, मैं उसको रानी बनाकर रखूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, और जो मैंने सोच समझ कर ही कही है कि हमेशा हर आदमी ये सोचता है कि मेरी रानी, यानी रानी बिल्कुल आपकी जब शादी होगी, आपकी वाइफ वो क्वीन होगी, मैं मानता हूं, और आप उसको क्वीन की तरह रखिएगा। लेकिन एक लड़के की पहली मोहब्बत उसकी मां और आखिरी मोहब्बत उसकी पत्नी होती है। तो कहीं आखिरी मोहब्बत के चक्कर में पहली मोहब्बत को मत भूल जाना। एक लड़के की जिंदगी में पहली मोहब्बत उसकी मां होती है, जो उसको प्रेम करना सिखाती है कि बेटा प्रेम कैसे किया जाता है। ठीक है, एक औरत से बात करना सिखाती है, महिलाओं की इज्जत करना सिखाती है, वो है आपकी मां। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कहीं अपनी आखिरी मोहब्बत के चक्कर में पहली मोहब्बत को ना भूल जाना। नौकरी लगते ही कौन मां, अरे जाने दो, नहीं। यानी जिसने आपको अपनी जवानी खपाकर आपको राजा की तरह पाला, आपको राजा की तरह कपड़े पहनाए, आपको राजा की तरह खाना खिलाया, थाली होती थी हाथ में, आप तक नहीं खाते थे हाथ कि हम तोड़ लें इसमें से खाना, नहीं, अपने हाथ से तोड़कर आपको माँ खाना खिलाती थी, जैसे आप कहीं के राजा हैं या राजकुमार हो। ठीक है, यानी हर माँ अपने बेटे को राजा राजकुमार की तरह पालती है। तो इसलिए आपका ये फर्ज बनता है कि आप जिस दिन सफल हो जाएं, उसको रानी बना के पालिएगा प्लीज। ये मेरी दिल से दुआ है, और दिल से ये मैं खुद कह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी किसी के पास तो माँ ही नहीं होती, तो उनसे पूछिएगा उनका माँ ना होने का दर्द कि कितना बड़ा होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिसने आपको राजकुमार या राजा की तरह पाला हो, आप उसको रानी की तरह पालिएगा। पालने का सेंस एक कर्ज चुकाना नहीं होता। माँ का तो कर्ज आप कभी चुका ही नहीं सकते, लेकिन आप उसे रानी की तरह रख सकते हैं, रानी की तरह ख्याल रख सकते हैं। माँ जैसे ही बोले कि खाना, तुरंत खाना पेश होना चाहिए उनके सामने, तुरंत, नहीं देर नहीं है, रानी का आदेश है, तुरंत होना चाहिए। पानी के बोला है पानी, आधी रात में सो के उठ खड़े हुए, तुरंत खाएं खाएं, मां पानी मंगा रही है, क्योंकि वो चलने में सक्षम नहीं है। तो इसलिए अब इस काबिल बनाओ अपने आप को। तो धर्मस्थलीय न्यायालय, चलो बातें होती रहेंगी, बातें नहीं है, ये बहुत अच्छी मेरा एडवाइस या सजेशन, कुछ भी कह दीजिए। दूसरे प्रकार का न्यायालय होता है कंटक शोधन। कंटक शोधन न्यायालय, बच्चों कंटक शोधन न्यायालय आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा। मैं आज के संविधान के हिसाब से बताऊं, चाणक्य ने अपने इस अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों की बात की। वो कहता है कि एक तो होता है धर्मस्थलीय न्यायालय और एक होता है कंटक शोधन न्यायालय। आज के वर्तमान संविधान से इसकी तुलना की जाए तो धर्मस्थलीय न्यायालय को आज के संविधान की भाषा में दीवानी न्यायालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीवानी न्यायालय, इसे बोलते हैं सिविल कोर्ट, दीवानी न्यायालय। आज की तुलना करके देखूं तो यह दीवानी न्यायालय कहलाता है। ठीक है, ओके। और कंटक शोधन न्यायालय भारतीय संविधान में आज की भाषा में फौजदारी, इसे बोलते हैं क्रिमिनल कोर्ट। क्या बोलते हैं? क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय। अब धर्मस्थलीय न्यायालय या भारतीय संविधान की भाषा में दीवानी न्यायालय की बात करता हूं, सिविल कोर्ट की बात करता हूं, तो सिविल कोर्ट का मतलब क्या होता है? चाणक्य कहता है कि धर्मस्थलीय न्यायालय ये वो न्यायालय होते हैं जो मनुष्यों के पारस्परिक विवादों से उत्पन्न होते हैं। यानी मनुष्यों के द्वारा जो पारस्परिक विवाद होते हैं, जैसे कि संपत्ति का विवाद है, तलाक का विवाद है, गोद का विवाद है, किसी की विरासत का विवाद हो गया, या किसी की प्रॉपर्टी का कोई केस है, या कोई डिवोर्स का कोई केस है, मैरिज का केस हो गया, कोई सक्सीजर का केस हो गया, तो ये सारे
एक घरेलू मामले होते हैं और घरेलू मामलों को दीवानी न्यायालय या धर्म स्तरीय न्यायालय कहा जाता है चाणक्य की भाषा में, तो ठीक है, और संविधान की भाषा में दीवानी न्यायालय कहा जाता है। तो चाणक्य कहता है कि मनुष्यों के पारस्परिक विवादों से उत्पन्न विवादों को निपटारा करने के लिए चाणक्य के अर्थशास्त्र में धर्म स्थलीय न्यायालय की बात की गई है। तो धर्म स्थलीय न्यायालय में एक बात कही जाती है, आप देख सकते हैं, यह कहता है कि मनुष्यों के पारस्परिक विवादों मनुष्यों के पारस्परिक विवादों को सुलझाने के लिए जो कोर्ट काम करता है वो सिविल कोर्ट है, यानी धर्म स्तरीय न्यायालय। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से केस हो सकते हैं, जैसे कि केस हो सकता है संपत्ति का केस है, कोई गोद का केस आ गया, कोई विरासत का केस है, ठीक है, या फिर कोई विवाह का केस आ गया, ठीक है, या फिर कोई तलाक का केस है, ऐसे ऐसे केस आ सकते हैं। एक आता है कंटक शोधन। तो कंटक शोधन का मतलब होता है कि ये वो केस होते हैं जो मनुष्यों के द्वारा तो उत्पन्न होते हैं लेकिन घरेलू नहीं होते। जैसे आपने किसी की हत्या की तो हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, ठीक है, या किसी का अटेम्प्ट टू मर्डर भी है तो भी आप फौजदारी या कंटक शोधन न्यायालय में आते हैं। तो लिखेंगे आप यहां पर कि इसमें कौन कौन से केस आते हैं। जैसे इसमें केस आते हैं जैसे कि हत्या है और बलात्कार है, जैसे कि रेप है, किसी का मर्डर है, या चोरी है, डाका, ठीक है, चोरी कह दीजिए इसको, ठीक है, या डाका है, डाका चोरी है, ठीक है, या फिर आप क्या हो सकता है, डाका, चोरी, हत्या, बलात्कार, ठीक है, ये हो सकता है, या फिर जुआ खेलना हो सकता है, जुआ सट्टा, ठीक है, जुआ सट्टा जिसे आप गैम्बलिंग कहते हैं। ये सारी चीजें फौजदारी या कंटक शोधन न्यायालय में आती है चाणक्य की भाषा में। चलिए, तो ऐसे ऐसे विवादों को इस प्रकार के न्यायालय में निपटाना चाहिए। और चाणक्य ने अपनी न्यायिक व्यवस्था में कहा है कि न्यायालयों यानी जो न्यायाधीश होता है उस न्यायाधीश की नियुक्ति राजा के द्वारा की जानी चाहिए और राजा को भी समय समय पर न्याय दे देना चाहिए। कुल मिलाके यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति को चाणक्य ने राजा के द्वारा नियुक्त बताया है। ये बहुत अच्छी बात है कि राजा भी, क्योंकि राजा को न्यायिक प्रशासन का मुखिया कहा जाता है। आपको मैं बता दूं, राजा को न्यायिक प्रशासन का मुखिया कहा जाता है। राजा को न्यायिक प्रशासन का मुखिया कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, मनु तो राजा को ही मानता है न्यायाधीश आधा। तो अब आती है चाणक्य की कराधान व्यवस्था। चाणक्य की कर व्यवस्था। अच्छा, मनुस्मृति की कर व्यवस्था क्या थी? मनु कहता है कि जो राजा अपनी प्रजा पर जरूरत से ज्यादा या आवश्यकता से ज्यादा कर लगाता है वह राज्य, वह प्रजा और वह राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो मनु तो यह कहता है मनुस्मृति में, ठीक है, यानी और कर का सिद्धांत कैसा होना चाहिए? मनु में बोला गया है कि अधिक कर नहीं, मतलब अधिक व्यथा सिद्धांत या प्रजा रक्षण का सिद्धांत, व्यथा मुक्ति सिद्धांत, अधिक लाभ कर का सिद्धांत नहीं होना चाहिए। ऐसी कुछ बातों को कहकर मनुस्मृति अपनी कर व्यवस्था का उल्लेख करता है। लेकिन चाणक्य अपनी कर व्यवस्था को कैसे करता है? देखो, चाणक्य कहता है, चाणक्य का अर्थशास्त्र शासन कला का ग्रंथ होने के साथ साथ एक राज्य की अर्थव्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो किसी राज्य की अर्थव्यवस्था का भी उल्लेख करता है और बताता है कि कर व्यवस्था का मतलब होता है कि राज्य की मुख्य आय का स्रोत, राज्य की मेन इनकम कहां से होती है? कर से होती है, सभी जानते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि पहली बात तो इसमें कि चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, चाणक्य का अर्थशास्त्र शासन कला का ग्रंथ होने के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था का भी उल्लेख करता है। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र किसी राज्य की अर्थव्यवस्था का भी उल्लेख करता है, किसी राज्य की
किसी राज्य की अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था का एक महान ग्रंथ है। अर्थव्यवस्था का भी एक महान ग्रंथ है, एक महान ग्रंथ है। क्योंकि चाणक्य ने कहा है, यह बताया है कि जो राज्य अर्थव्यवस्था की दृष्टि से समृद्ध होता है, धनवान होता है, फलता फूलता है, उसकी प्रजा हमेशा सुखी रहती है। तो लिख सकते हैं क्योंकि चाणक्य ने बताया है कि जो राज्य अर्थव्यवस्था की दृष्टि से समृद्ध होता है, समृद्ध या धनवान होता है, उस राज्य की प्रजा धनवान होता है, उस राज्य की प्रजा हमेशा सुखी रहती है। उस राज्य की प्रजा हमेशा सुखी रहती है, हमेशा सुखी रहती है। और प्रजा के सुख में ही, और आपको पता है, और प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। यानी चाणक्य कहता है कि राजा का अपना कोई सुख नहीं होता, वह प्रजा के सुख में ही अपना सुख ढूंढता है और प्रजा के सुख से ही सुख रहता है। चाणक्य कहता है कि राजा का अपना कोई सुख नहीं होता। और आपको बता दूं, चाणक्य ने बोला भी है कि चाणक्य का राजा एक ऐसा राजा है जो हीरो का मुकुट तो पहनता है, लेकिन उस मुकुट में कांटे लगे हुए हैं, और वह कांटे राजा को अपने कर्तव्य की याद दिलाने के काम आते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आपको पता है आज भी आपको मैं थोड़ा बहुत समझाना चाहता हूं। जैसे कि पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, आज यूपी की बात करें, आज राजस्थान की बात करें, ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुत अच्छे से फसल हो जाती है। यानी मैं यदि भारतीय राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना इनसे करके आऊंगा या इनसे करूंगा, तो मुझे इतना महसूस होगा कि उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, यहां पर पानी, क्योंकि एक तो ये नॉर्दर्न प्लेन है, उत्तर का गंगा मैदान है। अब उत्तर का गंगा मैदान है तो यहां पर पानी भी अच्छे खासा मिल जाता है और फसल भी अच्छी खासी हो जाती है अन्य राज्यों की तुलना में। तो जहां पर फसल ज्यादा अच्छी होगी वहां पर आर्थिक समृद्धि होगी, ठीक है। इसी हिसाब से वहां की जनता ज्यादा खुश रहेगी। आपको पता है पंजाब के लोग इतने हट्टे कट्टे क्यों मिलते हैं? वहां पे खान पीन अच्छा है। और खान पीन क्यों अच्छा है? क्योंकि वहां पर आर्थिक संसाधन यानी इकोनॉमिक रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है, फसलें अच्छी होती हैं। जब फसलें अच्छी होंगी तो किसान धनवान होगा, और जब किसान धनवान होगा तो प्रजा सुखी रहेगी, क्योंकि प्रजा को खाने पीने को बहुत कुछ मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि जो राज्य अर्थव्यवस्था की दृष्टि से समृद्ध होता है, धनवान होता है, तो वहां की प्रजा हमेशा खुश रहती है, और प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है। राजा का अपना कोई सुख नहीं होता। चलिए, तो बहुत अच्छी बात। और चाणक्य ने अपनी कर व्यवस्था को 3 प्रकार से बांटा है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से बांटा है। चाणक्य कहता है कि मेरी कर व्यवस्था 3 प्रकार से काम करेगी राज्य में। और चाणक्य की कर व्यवस्था में बताया गया है कि, या चाणक्य की अर्थव्यवस्था में जो कर व्यवस्था है, जैसे कि बताया गया है, चाणक्य कहता है कि राज्य के जो प्रमुख उद्योग है उन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण राजा का होना चाहिए, और राज्य के जो छोटे मोटे उद्योग हैं जिनको आप एमएसएमई कहते हैं, उन छोटे मोटे उद्योगों का जो नियंत्रण है वो लोगों के निजी स्वामित्व में होना चाहिए, यानी लोग उसके मालिक होने चाहिए। और तीसरे प्रकार का बताया गया है कि व्यक्तियों द्वारा व्यक्ति के किए गए शोषण से बचने के लिए उत्पादन यानी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विसेज का नियंत्रण राजा पर होना चाहिए। तो लिख सकते हैं आप, तो पहली व्यवस्था में कहा गया है कि राज्य के प्रमुख उद्योगों को, राज्य के जो प्रमुख उद्योग है,
राज्यों के प्रमुख उद्योगों को राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होना चाहिए, राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होना चाहिए, प्रत्यक्ष नियंत्रण में होना चाहिए। और आप देख लीजिए आज भी जो हमारे भारत में या किसी भी राज्य में आज जो भी प्रमुख उद्योग आते हैं वो सब प्रधानमंत्री यानी केंद्र सरकार के नियंत्रण में ही आते हैं। और दूसरी बात कही गई है कि छोटे उद्योगों का नियंत्रण, छोटे उद्योगों का नियंत्रण लोगों के निजी स्वामित्व में होना चाहिए, लोगों के निजी स्वामित्व में होना चाहिए, निजी स्वामित्व में होना चाहिए। यह बात कही गई है दूसरी। तीसरी बात यह कहता है कि व्यक्तियों द्वारा व्यक्ति के शोषण से बचने के लिए, कि व्यक्तियों द्वारा व्यक्ति के शोषण को बचाने के लिए, व्यक्ति के शोषण को रोकने के लिए, शोषण को रोकने के लिए, शोषण को रोकने के लिए, व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को रोकने के लिए उत्पादन यानी प्रोडक्शन, उत्पादन यानी प्रोडक्शन, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और एक आता है सेवाओं, सेवाओं यानी सर्विसेज, सर्विसेज पर प्रत्यक्ष नियंत्रण राजा का होना चाहिए। और प्रत्यक्ष नियंत्रण राजा का होना चाहिए, राजा का होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। यानी कुल मिला के 3 प्रकार की कर व्यवस्था बताई गई है। और चाणक्य ने कर व्यवस्था को लेकर यह भी बोला है कि कर व्यवस्था राज्य की मुख्य आय का स्रोत होता है। क्या होता है? यह मुख्य आय का स्रोत होता है। आप लिख सकते हैं कर व्यवस्था को क्या बोला गया है कि यह राज्य की आय का मुख्य स्रोत है, आय का मुख्य स्रोत है, यानी मेन सोर्स है। ठीक है, तो कर व्यवस्था, चाणक्य की कर व्यवस्था पढ़ी, चाणक्य की दंड व्यवस्था पढ़ी, चाणक्य की हमने न्यायिक व्यवस्था पढ़ ली, चाणक्य के अनुसार राजा के कर्तव्य पढ़ लिए, चाणक्य के अनुसार राजा निरंकुश है या अंकुश है, कैसा है, और राजा पर निरंकुशता होने के लिए उस पर क्या क्या बंदिशें लगाई गई हैं, जैसे कि अनुबंधवाद लगाया गया है, मंत्री परिषद की सलाह लगाई गई है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लगाई गई है, धार्मिक नियंत्रण लगाया गया है, रीति रिवाज लगाए गए हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो कुल मिला के हमको यहां समझ में आ रहा है कि राजा को क्या क्या करना चाहिए और राजा कैसा होना चाहिए। और एक बात कर लेते हैं, चौथी बात, जो कि यहां तक की अंतिम बात हो सकती है इस लेक्चर की, विदेश नीति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी लिखेंगे चाणक्य के अनुसार या चाणक्य की विदेश नीति या परराष्ट्र नीति, चाणक्य या कौटिल्य, चाणक्य या कौटिल्य की परराष्ट्र नीति। कभी कभी विदेश नीति ना देकर वो आपको पेपर में परराष्ट्र नीति दे सकता है। क्या दे सकता है? परराष्ट्र नीति। और यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम आने ही वाला है कुछ दिनों में। तो चाणक्य कौटिल्य की परराष्ट्र नीति या विदेश नीति, या विदेश नीति। देखो, आपको बताऊं कि विदेश नीति होती क्या है, मुझे बताइए। मैं आपसे पूछूं कि चाणक्य ने परराष्ट्र नीति और विदेश नीति के डेफिनेशन को कैसे एक्सप्लेन किया है। हाउ टू एक्सप्लेन अबाउट फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू चाणक्य। मैं इतना पूछना चाहता हूं, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए कि सर विदेश नीति को कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? विदेशों की नीति? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। या एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो नीति काम करती है वो विदेश नीति? नहीं, विदेश नीति तो वो नहीं होती। देखें, चाणक्य और कौटिल्य की परराष्ट्र नीति और विदेश नीति
से अर्थ है, यही परिभाषा है कि एक राज्य का अपने सभी सीमावर्ती पड़ोसी राज्य तथा अन्य राज्यों से तथा अन्य दूरस्थ राज्यों से, एक राज्य का अपने सभी सीमावर्ती पड़ोसी राज्य तथा दूरस्थ राज्यों से सह संबंध और अपने स्वार्थ की पूर्ति करने हेतु जो नीतियां उपयोग में लाई जाती हैं उनको परराष्ट्र नीति या विदेश नीति कहा जाता है। आप समझ गए? यानी आज मेरी नीति क्या है, जैसे कि आज भारत की बात करें, भारत के सभी सीमावर्ती राज्य और भारत से दूरस्थ जो दूर स्थित जो राज्य हैं, जो देश हैं, उनके साथ भारत सह संबंधों की नीति कैसी रखता है, यानी कैसे संबंध रखता है, उनकी नीतियां। और भारत अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए जो नीतियों का पालन करता है, जो नीति अपनाता है, उसको कहते हैं विदेश नीति। और भारत की आज विदेश नीति गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर काम करती है, पंचशील सिद्धांत पर काम करती है। पता है ना आपको, I.K. गुजराल जो विदेश मंत्री थे हमारे भारत के 1996 में, इंद्र कुमार गुजराल के नाम से एक सिद्धांत आया, गुजराल सिद्धांत, जिसको पंचशील एग्रीमेंट कहा जाता है। आज हमारी भारत की विदेश नीति पंचशील सिद्धांतों पर काम करती है। आज हमारी भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्ष यानी नॉन अलाइन्ड पॉलिसी पर काम करती है। आज हमारी भारत की विदेश नीति सॉफ्ट पावर पे काम करती है। और चाणक्य भी इन्हीं नीतियों की बात करके गया है। तो आज की विदेश नीति कहीं ना कहीं चाणक्य की विदेश नीति से बहुत मेल खाती है। और कैसे खाती है एक बार बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो चाणक्य के अनुसार विदेश नीति की परिभाषा देख लेते हैं पहले तो, क्योंकि ये बच्चे बहुत पूछते हैं और विदेश नीति की परिभाषा चाणक्य की ही मान्य होती है, ये बात याद रखना। तो चलिए पहले हम एक बार इसकी डेफिनेशंस को लिख लेते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाना होगा। देखें, तो चाणक्य की विदेश नीति में पहले तो हम डेफिनेशन की बात करते हैं, यानी परिभाषा आ सकती है आपकी। विदेश नीति की परिभाषा है, और विदेश नीति की परिभाषा है कि एक राज्य का अपने सभी सीमावर्ती पड़ोसी राज्य तथा दूर स्थित राज्यों के साथ सह संबंध बनाने की नीति तथा अपने स्वार्थ को पूरा करने की नीति को विदेश नीति कहते हैं। लिखेंगे एक राज्य का अपने सभी पड़ोसी राज्य अपने सभी पड़ोसी राज्य तथा अन्य राज्यों के साथ तथा अन्य राज्यों के साथ सह संबंध की नीति तथा उस राज्य द्वारा अपने स्वयं के हितों की पूर्ति के लिए अपने स्वयं के हितों की पूर्ति के उद्देश्य के लिए पूर्ति के उद्देश्य से अपनाई गई नीतियों को विदेश नीति कहा जाता है। विदेश नीति कहा जाता है। विदेश नीति कहा जाता है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ द स्टेट या अकॉर्डिंग टू चाणक्य। बहुत अच्छे। चलिए, तो यह है विदेश नीति की परिभाषा। आज भी आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान कैसी विदेश नीति अपनाते हैं, फिर भारत अमेरिका के साथ कैसी नीति अपनाता है, यह भी आप जानते हैं। तो कुल मिलाके आज वर्तमान की भारतीय विदेश नीति या तो पालन करती है, जैसे कि मैं वर्तमान विदेश नीति की बात करूंगा, तो वर्तमान विदेश नीति जो पालन करती है आज इस सिद्धांत का,
तो यहां पर लिख सकते हैं, या यहां नहीं तो आप इसको हटा के यहां से, एक मिनट ये कर, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो कोई नहीं, यहां से लिख लेते हैं। आज भारत की वर्तमान विदेश नीति किस पे काम करती है? भारत की जो वर्तमान विदेश नीति है, भारत की वर्तमान जो फॉरेन पॉलिसी है, या तो वो काम करती है किस पर? पंचशील सिद्धांत पर, पंचशील सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है। या फिर पहले नंबर पर तो ये, दूसरे नंबर पर आता है कौन सा? या फिर काम करती है गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर, गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर, ओके। या फिर तीसरे नंबर पर जो काम करती है वो है कौन सी? सॉफ्ट पावर के इस्तेमाल पर। सॉफ्ट पावर एक बहुत बड़ी विदेश नीति का हिस्सा हो सकता है। सॉफ्ट पावर यानी सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि जब आप अपने हितों की पूर्ति करने के लिए, अपने हितों की पूर्ति करने के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए जब आप किसी पर बिना आक्रमण करे उस साम्राज्य को जीत लेते हैं तो उसको सॉफ्ट पावर कहते हैं। और आज भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल ज्यादा करता है, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे वो व्यापार के माध्यम से हो, ठीक है, और चाहे वो हमारे इलेक्शंस को लेकर हो, ठीक है, चाहे हमारे लोगों की सोच को लेकर हो, चाहे सांस्कृतिक प्रोग्राम को लेकर हो, किसी भी तरीके से आज हम चाहे आर्ट की बात करें, चाहे कल्चर की बात करें, चाहे ट्रेडिशन की बात करें, चाहे फिल्मों की बात करें, किसी भी तरीके से आज भारत, आपको पता है नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक चीज बोली थी, उनसे कपूर का जो कपूर फैमिली थी नरेंद्र मोदी जी से मिलने आई, राज कपूर की 100वीं जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, उनकी बर्थडे थी, तो राज कपूर जी हमारे जो बॉलीवुड के सबसे महान अभिनेता रहे, उनकी 100वां बर्थडे था, और इस पर्पस से पूरा कपूर खानदान अभी नरेंद्र मोदी से मिलने आया, और जिसमें करीना कपूर और रणवीर कपूर हैं, सभी लोग ये आते हैं जो फैमिली में उनके, तो वो सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आए, और मोदी जी ने उनसे बात करते हुए एक बात कही जो मैंने पकड़ ली। नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि कुछ समय पहले मैं चाइना गया था, नरेंद्र मोदी ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ समय पहले मैं चाइना गया था, और गए होंगे चाइना शी जिनपिंग से मिलने, तो चाइना गया होता, और चाइना में मैंने एक चीज देखी कि एक व्यक्ति एक रिकॉर्ड हुए गाने को चला रहा था, और वो राज कपूर जी का गाना था। तो मैंने अपने साथियों से ये बोला कि इस गाने को जो ये चला रहा है इसको रिकॉर्ड करके मेरे साथ लाओ कि मैं इसको भेजूंगा किसी को, तो उन्होंने ऋषि कपूर को भेजा है गाना। यानी सोच रहे हो, चाइना में बैठा हुआ एक व्यक्ति राज कपूर के गानों को सुन रहा है, ये क्या है? ये सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल है। इसलिए नरेंद्र मोदी आज जो कर रहे हैं सॉफ्ट पावर के माध्यम से, एक होती है हार्ड पावर। हार्ड पावर का मतलब होता है जब आप किसी साम्राज्य को जीतने के लिए और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप आक्रमण करते हैं, युद्ध करते हैं, तो वो हार्ड पावर होती है, ठीक है। लेकिन हम सॉफ्ट पावर में बिलीव करते हैं, ना कि हार्ड पावर पर। हार्ड पावर जरूरी है, ऐसी बात नहीं है। चलिए, तो ये हमारी भारत की विदेश नीति के 3 पिलर हैं, सॉफ्ट पावर, नॉन अलाइन्ड, और एक होता है पंचशील एग्रीमेंट, जिसको गुजरात सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है, जिसको गुजरात सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब दिया गया था बच्चों? ये 1996 में दिया गया था, ओके। और ये कब आया था? ये विश्व युद्ध के करीब आया था, तो 1967 कर दे इसको, ठीक है। और सॉफ्ट पावर तो आजकल फेमस है ही है। चलिए, तो नेक्स्ट है, हाँ, चाणक्य पढ़ते हैं। चाणक्य की विदेश नीति की परिभाषा आपके सामने स्पष्ट हो गई है, ठीक है। अब चाणक्य अपनी विदेश नीति में 2 प्रकार के सिद्धांतों की बात करता है। पहले पंचशील सिद्धांत नहीं था, पहले 2 सिद्धांत काम करते थे, मंडल सिद्धांत और साडुक्य सिद्धांत। मंडल सिद्धांत जो कहता है, यह सिद्धांत कहता है, चाणक्य बताता है कि यदि कोई एक राज्य अपने सीमावर्ती, अपने बॉर्डरिंग स्टेट से जो संबंध रखता है वो मंडल सिद्धांत में आता है, और जो राज्य अपने दूर स्थित राज्यों से जो संबंध रखना चाहता है वो साडुक्य नीति में आता है। तो चलिए एक बात कर लेते हैं। तो चाणक्य ने अपनी विदेश नीति में 2 प्रकार के सिद्धांतों की वर्णन किया, और वो कुछ इस प्रकार से करता है कि पहला सिद्धांत है मंडल सिद्धांत, पहला सिद्धांत है मंडल सिद्धांत, और दूसरा जो सिद्धांत है वो है साडुक्य नीति। क्या है? साडुक्य नीति। चलिए, तो इसको थोड़ा सा बाद में समझाएंगे, पहले ही आते हैं।
मंडल सिद्धांत में एक राज्य अपने पड़ोसी राज्यों के साथ जो संबंध रखता है वो मंडल सिद्धांत में आते हैं, और जो राज्य अपने दूर स्थित राज्यों से जो संबंध रखता है वो सार्वज्ञ नीति में आता है। तो चलिए पहले हम मंडल सिद्धांत की बात कर लेते हैं कि मंडल सिद्धांत क्या है। मंडल सिद्धांत, मंडल सिद्धांत में चाणक्य ने कहा कि जो राज्य अपने सभी पड़ोसी राज्यों के साथ बनाए गए सभी सह संबंधों को, पड़ोसी राज्यों के साथ बनाए गए सह संबंधों को, यानी कोरिलेशन, सह संबंधों को इस सिद्धांत में डाला गया है। देखो चाणक्य ने मंडल सिद्धांत में क्या बात कही, आपने डेफिनेशन पढ़ी कि जो राज्य अपने पड़ोसी राज्यों के साथ बनाए गए सह संबंधों को निभाता है, चाहे वो शत्रुता का हो चाहे वो मित्रता का हो, ठीक है। संबंध तो संबंध होता है भाई साहब, जिसके आप दुश्मन हैं वो भी एक संबंध ही है, और जिससे आपके मित्र हैं वो भी एक संबंध है। भाई आपको कौन याद करता है, या तो आपका दुश्मन ही आपको याद करेगा या आपको आपका मित्र याद करेगा। जो आपसे अनजान है वो आपको याद ही क्यों करेगा। तो इसलिए बहुत बड़ी कहावत है ना कि हे भगवान यदि मित्र नहीं दे रहा तो दुश्मन ही दे दे, ताकि मैं अपनी जान उस पर लुटा दूं, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन जैसे कि बात करते हैं, चाणक्य कहता है कि मंडल सिद्धांत में एक राज्य अपने सीमावर्ती सभी पड़ोसी राज्य उसके स्वाभाविक रूप से शत्रु ही होते हैं, और शत्रु का मित्र ही शत्रु होता है। जैसे कि आज मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक राज्य से सभी लगे हुए सीमावर्ती पड़ोसी राज्य जितने भी होते हैं वो स्वाभाविक रूप से शत्रु ही होते हैं। जैसे कि भारत और पाकिस्तान, भारत के सीमावर्ती और पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पड़ोसी है पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान और भारत के क्या संबंध है, अभी दुश्मनी के, मतलब इन द सेंस बनती नहीं है, 75 सालों से नहीं बन रही है, अब क्या बनेगी। तो भारत और पाकिस्तान में अभी जो टर्म्स हैं वो कैसी हैं, थोड़ी कड़वी है, कड़वड़ाहट है, ठीक है। और चाणक्य कहता है कि एक राज्य के सभी सीमावर्ती राज्यों से लगा हुआ राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु होता है, और शत्रु का मित्र भी शत्रु होता है, वो सबसे बड़ा शत्रु होता है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान की क्या क्या है भी शत्रुता, और पाकिस्तान का मित्र कौन है, चाइना। तो भारत के लिए चाइना क्या हुआ, बहुत बड़ा शत्रु हो गया। तो इसी मिला के ये बात कही गई। तो आप कह सकते हैं इस बात में कि एक राज्य का, आप ये कह सकते हैं कि एक राज्य का सभी सीमावर्ती पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से यानी एक राज्य का सभी सीमावर्ती पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसके शत्रु ही होते हैं, उसका शत्रु ही होता है, उसका शत्रु ही होता है। और उस शत्रु का मित्र भी उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है, और उस शत्रु का मित्र भी आप देख सकते हैं, और उस शत्रु का मित्र भी उस राज्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। और यह क्रम चलते ही जाता है। जैसे कि चाइना का भी कोई मित्र निकल आएगा, और चाइना का जो मित्र होगा वो भी भारत के लिए शत्रु ही होगा। तो कहते हैं ना
कि दोस्ती करो तो बड़े सोच समझ के करो, दुश्मनी करनी है तो बड़ी सोच समझ के करो। जैसे कि आज आपको मान लो आपका कोई शत्रु है और शत्रु का मित्र आपका मित्र तो हो नहीं सकता, भाई शत्रु का मित्र है वो तो आपका थोड़ी है, तो शत्रु का मित्र हमेशा शत्रु होता है। और दूसरी बात, यदि मान लो आपका कोई मित्र है तो मित्र का शत्रु भी शत्रु होता है, तो चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। आप किसको ढूंढ रहे हैं भाई साहब? तो इसलिए थोड़ा समझिएगा, ये बहुत बड़ी क्रोनोलॉजी है। चाणक्य जो कहता है बहुत सटीक कहता है, और चाणक्य को मैं कभी गलत नहीं कहता। हाँ, चाणक्य ने थोड़ी स्त्रियों को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फ्रेंस दे दी थी, तो मैं उस पर थोड़ा विरोध कर लेता हूं, लेकिन मैं फिर चाणक्य का विरोध नहीं कर पाता, क्योंकि चाणक्य की तो मैं धूल के बराबर भी नहीं हूं। लेकिन फिर भी मैं बात कह दे रहा हूं कि चाणक्य कहता है कि जो आपका शत्रु है उसका मित्र हमेशा आपका भला चाहेगा ही नहीं, क्योंकि कभी कभी कुछ व्यक्ति जाल में ऐसे फंस जाते हैं। मंडल सिद्धांत को समझिएगा भाई साहब, आप कभी जिंदगी में धोखा ही नहीं खा सकते। मंडल सिद्धांत में क्या होता है कि भाई आप पता है कि शत्रु कैसे बनते हैं और मित्र कैसे बनते हैं, ठीक है। अब मान लो कल को क्या होता है, एक व्यक्ति अपने शत्रु से इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो शत्रु है, चलो मान लिया भाई साहब नहीं मिलते, लेकिन सबसे बड़े बेवकूफी क्या करता है कि वो शत्रु के मित्र से मिल लेता है। अरे भाई वो उसका मित्र है, तुम्हें थोड़ी जानता है, और शत्रु का मित्र शत्रु होता है, तुम्हारा भला क्यों करेगा। लेकिन कभी कभी लोग इतना अंधविश्वास कर लेते हैं और शत्रु के मित्र से जाकर मिल लेते हैं, और बाद में नुकसान खुद को ही उठाना पड़ता है। ये भूल जाते हैं कि वो मेरा मित्र नहीं था, वो शत्रु का मित्र था, और शत्रु का मित्र मित्र होता है, सॉरी शत्रु होता है। तो इसलिए मंडल सिद्धांत में कुछ ऐसी बात कही। लेकिन मंडल सिद्धांत में हमेशा युद्ध ना करने को लेकर कहा गया है। मैं आपको बताऊं, चाणक्य इसमें एक बात कहता है। चाणक्य कहता है कि चाणक्य यह कहता है कि मंडल सिद्धांत में संबंधों को निभाने की और ना निभाने की बात की गई है, ठीक है। इसमें युद्ध करने की कोई बात नहीं कही गई है, इसमें युद्ध करना थोड़ा सा मना है, ठीक है। लेकिन चाणक्य ने जब साडुग्य नीति दी, जो कि मनु के समान ही है, चाणक्य कहता है कि साडुग्य नीति का मतलब होता है 6 लक्षणों वाली नीति। अब 6 लक्षण कौन कौन से, जरा इस्तेमाल कर लेते हैं, आ जाइए। तो चाणक्य कहता है कि साडुग्य नीति, ये साडुग्य जो नीति है, और साडुग्य नीति का मतलब होता है 6 लक्षणों वाली नीति, और 6 लक्षणों वाली नीति का मतलब होता है कि उसमें 6 लक्षण ऐसे होने चाहिए जिसका वो इस्तेमाल कर सके। अब राजा को अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। साडुग्य नीति में कहता है कि पहला लक्षण आता है आपके सामने निकलकर, तो पहला लक्षण हुआ जिसे कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि। और संधि का मतलब होता है दूसरी भाषा में समझौता। तो चाणक्य यह कहता है कि यदि राजा को यह लगता है कि उसके शत्रु को हराना अभी मुश्किल है, और शत्रु पर विजय कर पाना यदि राजा को यह लगे असंभव है, यदि किसी भी व्यक्ति को यह लगता है, यदि किसी भी व्यक्ति को यह लगता है कि मेरा शत्रु अभी मुझसे ज्यादा बलशाली है और अभी मुझे शत्रु को हराने में मुश्किल महसूस होगा, या मैं अभी अपने शत्रु को हरा नहीं सकता, तो राजा अपने शत्रु से संधि कर ले, क्योंकि राजा का संधि करने में ही हित है। तो इसलिए बच्चों, कभी भी आपको ऐसा लगता है ना कि आपके सामने वाला अभी बलशाली है, अभी आप उसे हरा नहीं सकते, तो आप उसे संधि कर लीजिए, क्योंकि आप उससे लड़ने जाओगे तो अभी वो उस समय बलशाली है, वो आपको हरा देगा। इसलिए राजा चाणक्य ने राजा से साफ साफ बोला है कि राज्य की सुरक्षा चाहते हो ना भाई साहब, तो अपने शत्रु को देखिए पहले। यदि आपका शत्रु अभी बलशाली है और राजा को लगता है कि मैं अपने शत्रु को अभी हरा नहीं सकता, तो आप अभी संधि कर लीजिए। तो पहला है संधि का काम करना। दूसरा लक्षण आता है विग्रह का काम करना। क्या करना? विग्रह करना, मतलब युद्ध करना। चाणक्य राजा को दूसरा ज्ञान देता है। वो कहता है कि राजा सुन, युद्ध करना, जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आपका राजा कमजोर होता दिखाई दे रहा है, आपको
ऐसा लगे, राजा को कभी भी ऐसा लगे कि दूसरे साम्राज्य का राजा जो आपका शत्रु है वो आपकी शत्रुता जब कमजोर होती दिखाई देती है तो आप उसे युद्ध की धमकी दे दो ताकि वो डर जाए। और डरा हुआ इंसान कोई ना कोई गलत कदम जरूर उठाता है। तो इसलिए इसमें कहा गया है, चाणक्य ने अपने राजा से बोला है कि हे राजा, यदि तुम्हारा शत्रु तुम्हें कमजोर होता दिखाई पड़ता है तो उस पर सीधे धमकी आरोपित कर दो, युद्ध की धमकी दे दो। तो इसलिए वह युद्ध की धमकी दे देंगे। तीसरा लक्षण होता है, चाणक्य ने कहा है राजा से, चाणक्य ने अपने राजा से कहा है कि हे राजन, याद रखो जब तुम्हारा शत्रु तुम्हें कमजोर होता दिखाई पड़ रहा है और तुम्हें लगता है, तुम्हें आत्मविश्वास है कि मैं इस शत्रु को अब हरा दूंगा, इस शत्रु को परास्त कर दूंगा, तो उस पर वास्तविक रूप से आक्रमण कर दो। यानी क्या कर दो? यान कर दो। और यान का मतलब होता है वास्तविक आक्रमण। क्या होता है? वास्तविक आक्रमण। ठीक है, चलिए चौथा लक्षण क्या होता है? चौथा लक्षण है आसन्न। चाणक्य अपने राजा से कहता है कि हे राजन, जब आपको ऐसा लगे कि आपका शत्रु आपसे ज्यादा बलशाली हो गया है, आपसे ज्यादा बलशाली हो गया है, या आपको ऐसा लगे कि आपका शत्रु आपके बराबर आ गया है, तो बिल्कुल तटस्थ हो जाओ, लड़ो मत। क्योंकि लड़ना उसी स्थिति में है जब आपका शत्रु आपको कमजोर होता दिखाई दे। हां, यदि आपके बराबर है, आपसे ऊपर है, तो उससे तटस्थ हो जाओ, न्यूट्रल हो जाओ, कुछ मत बोलो। तो चलिए आसन्न कर दीजिए इसको। तो ये आसन्न है, इसे बोलते हैं तटस्थता। उसे कुछ मत कहो, ना बुरा कहो ना अच्छा कहो, जब वो आपकी बराबर है। उसके बाद पांचवा लक्षण है, कहता है चाणक्य अपने राजा से कि राजा याद रखना, राजा याद रखना, इसे कहते हैं पांचवा गुण संश्रय। संश्रय यानी वो कहता है राजा से कि यदि आपका शत्रु आपसे युद्ध करना चाहता है, ठीक है, आपसे युद्ध करना चाहता है, तो याद रखना, यदि आपका शत्रु ज्यादा ही बलशाली है और आपको लगता है कि मेरी सेना में अभी जवान इतने नहीं है कि मैं उससे जीत पाऊं और मैं अपनी प्रजा की रक्षा कर पाऊं, तो राजा एक काम करना, मेरे राजा ऐसा काम करना कि किसी ऊंचे व्यक्ति की शरण ले लेना। कोई दिक्कत नहीं है, किसी ऊंचे साम्राज्य की शरण ले लेना, किसी शक्तिशाली साम्राज्य की शरण में चले जाना। कम से कम अपनी और अपनी प्रजा की सुरक्षा तो कर पाओगे ना। और प्रजा की सुरक्षा के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल करना पड़े तो करना। तो इसका मतलब है संश्रय। संश्रय करना, इसे कहते हैं किसी शक्तिशाली साम्राज्य की शरण में जाना, शक्तिशाली के शरण में जाना, शक्तिशाली के शरण में जाना, शरण में जाना। और एक छठा है, लास्ट है, वो है द्वैधी भाव। द्वैधी भाव का मतलब होता है संधि भी एक साथ करना और युद्ध भी एक साथ करना। यानी अब जैसे भारत, पाकिस्तान, चाइना है, भारत को पाकिस्तान मारना है तो भारत चाइना के साथ क्या कर लेगा? मित्रता कर लेगा। यह काम होता है द्वैधी भाव का। यदि आपको अपने शत्रु को हराना है, यदि आपको अपने शत्रु को हराना है तो आप शत्रु के मित्र से मित्रता कर लीजिए, शत्रु हार जाएगा। तो कुल मिला के द्वैधी भाव यानी संधि और युद्ध एक साथ करना, संधि एवं युद्ध एक साथ करना। एक साथ करना। चाणक्य तो चाणक्य है यार, चाणक्य ने तो मतलब राजनीति को ऐसे समझा है। द्वैधी भाव क्या बताया कि पाकिस्तान को हराना है तो चाइना को फेवर में कर लो, पाकिस्तान हार जाएगा। तो इसलिए अपने शत्रु के मित्र से यदि मित्रता करो तो ध्यान रखकर करना, क्योंकि इससे खतरा भी है और इससे लाभ भी है आपको। हाँ, बेनिफिट भी बहुत है और लॉसेस भी बहुत होंगे। समझ गए? चलिए, हालांकि शत्रु का मित्र शत्रु ही होता है, लेकिन उसको मित्र बनाए तो ध्यान से बनाना, क्योंकि भूखा शेर है, कभी भी किसी भी तरफ झपट सकता है। चलिए, तो सार्डुज्ञ नीति हो गई, लेकिन चाणक्य सार्डुज्ञ नीति से ज्यादा किसी भी साम्राज्य को जीतने में साम, दाम, भेद
और दंड का इस्तेमाल करता है। वो कहता है साम दाम दंड भेद। साम का मतलब होता है किसी को बैठाकर प्यार से समझाना, पहला फुसलाकर समझाना, मान जाए तो ठीक है, वरना दाम का इस्तेमाल करो, पैसे देकर खरीद लो, पैसे का लालच देकर खरीद लो। भेद का मतलब होता है फूट डालो और लड़वा दो और जीत जाओ। और दंड का इस्तेमाल तब करना है जब तीनों साम दाम भेद फेल हो जाते हैं, तब दंड का इस्तेमाल कीजिए। और दंड में होता है सीधे युद्ध करना। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए सार्वज्ञ नीति, विदेश नीति पढ़ चुके हैं, लेकिन अगले पार्ट में हम चाणक्य की तुलना मनु से करेंगे, चाणक्य की तुलना अरस्तु से करेंगे, चाणक्य की तुलना मैकियावेली से करेंगे और चाणक्य की तुलना हम प्लेटो से करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।